5 अगस्त 2019 सुबह होने से पहले कश्मीर की सड़कों पर हजारों सैनिक तैनात किए जा चुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी हुई थी। यह वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाता है। हर नुक्कड़ पर सैनिक तैनात थे। बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। कंटीले तारों से पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया था। तभी अचानक मोबाइल सिग्नल्स गायब होने लगे। इंटरनेट पूरी तरह ठप हो चुका था। लैंडलाइन फोन बंद हो गए। पूरा कश्मीर एक झटके में पूरी दुनिया से कट चुका था। इसी सन्नाटे के बीच सुरक्षा बलों की गाड़ियां बड़े राजनीतिक नेताओं के घरों पर रुकने लगी। इसी सन्नाटे के बीच सुरक्षा बलों ने पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंद कर लिया। घरों में बंद आम लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह उनका पूरा संसार बदलने वाला है। उन्हें नहीं मालूम था कि दिल्ली में कुछ ऐसा पक चुका है जो इतिहास को बदलने वाला है। इसकी पटकथा 70 साल पहले लिखी जा चुकी थी। साल 1947 ब्रिटिश इंडिया का सूरज डूब रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह आजादी अपने साथ एक ऐसा खूनी और भयानक बंटवारा लाई जिसने न सिर्फ सरहदें खींची बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की रूह को दहला दिया। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं था। इसी तबाही के बीच दिल्ली के वायसराय हाउस में 562 रियासतों के भविष्य का खेल चल रहा था। रियासतों को चॉइस दी गई, या तो भारत में जाओ या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहो। सरदार पटेल की सूझबूझ से बाकी रियासतें मान गईं, लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे पेचीदा केस बन गया। कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य था, लेकिन वहां के शासक थे हिंदू महाराजा हरि सिंह। महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अधीर हो रहे थे और उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआत की। अक्टूबर 1947 हजारों हथियारबंद कबीलाई हमलावर मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में घुस गए। हमलावरों ने गांवों में तबाही मचाई। लूटपाट और हिंसा की खबरें श्रीनगर तक पहुंचने लगीं। चारों तरफ खौफ था। महाराजा को समझ आ गया कि उनकी सेना अकेले इन्हें नहीं रोक सकती। महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी, पहले विलय पत्र पर दस्तखत कीजिए। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। दस्तखत होते ही भारतीय सेना के जांबाज जवान श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतर चुके थे। सैन्य जंग के बाद युद्ध विराम हुआ और नक्शे पर एक लकीर खिंच गई, जिसे हम LOC कहते हैं। जंग तो रुक गई, लेकिन इसके बाद शुरुआत हुई एक कानूनी और राजनीतिक दांवपेच की। कश्मीर को भारत में पूरी तरह जोड़ने के लिए संविधान में एक अस्थायी प्रावधान जोड़ा गया। इसे नाम दिया गया आर्टिकल 370, जिसने कश्मीर को अपना खुद का झंडा और संविधान बनाने का अधिकार दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच महीनों चली बातचीत के बाद यह ड्राफ्ट तैयार हुआ था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके खिलाफ थे। उनका मानना था, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। दशकों तक यह आर्टिकल कश्मीर और दिल्ली के बीच एक दीवार बनकर खड़ा रहा, जिसे हिलाना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन साल 2014 में दिल्ली की सत्ता बदली और इस दीवार को ढाने की गुप्त योजना पर काम शुरू हुआ। गृह मंत्रालय में फाइलों को खंगाला गया, कानूनी रास्तों को तलाशा गया ताकि बिना किसी चूक के इसे हटाया जा सके। और फिर आया अगस्त 2019 का वो हफ्ता, जब बिना किसी भनक के हजारों सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। और आखिरकार 5 अगस्त की सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश कर दिया। एक झटके में आर्टिकल 370 इतिहास बन गया और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय पूरा हुआ। दीवार ढह चुकी थी, एक नया इतिहास लिखा जा चुका था, लेकिन चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। 1980 के दशक का अंत आते आते कश्मीर घाटी के अंदरूनी हालात बहुत तेजी से बदलने लगे थे। 1987 के चुनावों पर धांधली के आरोप लगे, जिससे कश्मीरी युवाओं का सिस्टम से भरोसा टूट गया। गुस्से में कई नौजवानों ने सीमा पार जाना शुरू किया और रातों रात घाटी में बंदूकें आ गईं। बम धमाके, टारगेट किलिंग्स और हर तरफ सिर्फ सेना के कड़े कर्फ्यूज का पहरा था। इसी दौर में शुरू हुआ इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय, कश्मीरी पंडितों का पलायन। हजारों परिवारों को धमकी भरे खत मिले। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए
रातों रात भागना पड़ा। सोचिए, जिस घर में आपकी पीढ़ियां रहीं, उसे एक रात में हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। पलायन के बाद हजारों विस्थापित परिवार सालों तक जम्मू के तंग रिफ्यूजी कैंप्स में रहे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक अन्याय था जिसने कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। घाटी अंदर से सुलग ही रही थी कि सरहद पर एक और बड़ा संकट आ खड़ा हुआ, 1999। इसके बाद भारतीय सेना ने शुरू किया इतिहास का सबसे कठिन सैन्य ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। -डिग्री तापमान में हमारे जांबाज जवानों ने लड़ते हुए चोटियों को वापस आजाद कराया। सैकड़ों जवानों के सर्वोच्च बलिदान पर पूरा देश स्तब्ध था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी अमर शहादत को नमन करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी। साल 2010 के बाद कश्मीर में आतंकवाद ने एक बिल्कुल नया और खतरनाक रूप ले लिया। अब यह जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा से लड़ी जा रही थी। स्थानीय कश्मीरी युवाओं को भड़काकर सुरक्षा बलों पर पथराव की घटनाएं आम हो गईं। शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक सड़कों पर भारी अराजकता और तनाव छा जाता था। इसी दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक नया पोस्टर बॉय उभरा, बुरहान वानी। वो फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालकर युवाओं को आतंक की तरफ खींच रहा था। लेकिन खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर उस पर लगातार बनी हुई थी और आखिरकार जुलाई 2016 में भारतीय सेना ने एक सीक्रेट एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। उसकी मौत के बाद पूरी कश्मीर घाटी में इतिहास का सबसे लंबा और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। महीनों तक घाटी सन्नाटे में कैद रही। स्कूलों के दरवाजों पर ताले लटक गए, बाजार बंद हो गए और कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था जैसे थम सी गई। दिल्ली को समझ आ चुका था कि अब कश्मीर में कोई छोटा इलाज काम नहीं आने वाला। हालात सुधर ही रहे थे कि साल 2019 की शुरुआत एक ऐसे काले दिन से हुई जिसने देश को हिला दिया। इस कायराना हमले में हमारे 40 जांबाज जवान एक झटके में शहीद हो गए। पूरे देश में आक्रोश की आग सुलग रही थी। लोग सड़कों पर उतरकर बदले की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया, सेना को पूरी आजादी है, इस बार कीमत चुकानी पड़ेगी। हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने उड़ान भरी। पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट में चल रहे आतंकी कैंपों को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक ने दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अब अपनी रणनीति बदल चुका है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली मास्टर प्लान तो अभी दिल्ली के दफ्तरों में बंद था। आर्टिकल 370 को हटाना आसान नहीं था। इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था खुद संविधान का एक नियम के मुताबिक इसे सिर्फ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता था। लेकिन वो असेंबली तो साल 1957 में ही भंग हो चुकी थी, यानी तकनीकी रूप से यह काम असंभव था। यहीं पर एंट्री हुई गृह मंत्री अमित शाह और देश के सबसे बड़े कानूनी जानकारों की टीम की। उन्होंने संविधान के ही आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करके एक ऐसी कानूनी परिभाषा बदली जिसने सबको चौंका दिया। नया रास्ता निकाला गया। चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन है, इसलिए संसद ही कश्मीर की असेंबली है। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी भनक विपक्ष के सबसे बड़े वकीलों को भी नहीं लगी। फाइलों पर हस्ताक्षर हो चुके थे। अब बारी थी इस मिशन को जमीन पर उतारने की। 2 अगस्त 2019 अचानक कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। सभी पर्यटकों और बाहरी छात्रों को तुरंत घाटी छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई। पूरी घाटी में अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग डर के मारे राशन और पेट्रोल जमा करने लगे। भारतीय वायुसेना के विमान लगातार उड़ रहे थे। रातों रात 35,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया। 4 अगस्त की रात 11 बजे कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दफ्तर से आखिरी रिपोर्ट दिल्ली पहुंची और ठीक आधी रात को वो आदेश जारी हुआ जिसकी भनक किसी को नहीं थी। कंप्लीट कम्युनिकेशन शटडाउन, इंटरनेट बंद, फोन बंद, सड़कें सील। कश्मीर इतिहास के सबसे बड़े सन्नाटे की आगोश में सो गया। 5 अगस्त 2019 सुबह के 11 बजे दिल्ली की संसद में भारी हंगामा चल रहा था। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट से खड़े हुए, पूरे सदन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अमित शाह ने बोलना शुरू किया, सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय का आदेश पत्र पढ़ रहा हूं।
इसके तहत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। फैसले को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बड़े कदम से जमीन पर क्या बदला। शुरुआती महीनों में बंदिशें रहीं, लेकिन धीरे धीरे कश्मीर ने एक नई करवट लेनी शुरू की। धीरे धीरे घाटी फिर सामान्य होने लगी और बच्चों की हंसी ने सन्नाटे की जगह ले ली। आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और अब वहां गोलियों की जगह विकास की गूंज है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज इसका सबसे बड़ा सबूत है। श्रीनगर अब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चमक रहा है, जहां रात में भी रौनक रहती है। डल झील में तैरते शिकारे अब बिना किसी खौफ के देश विदेश के पर्यटकों का स्वागत करते हैं। स्थानीय कश्मीरी युवा अब स्टार्टअप, खेल और सिविल सर्विसेज में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कश्मीर की हर एक समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई? कश्मीरी पंडितों की अपने मूल घरों में सुरक्षित वापसी आज भी एक बड़ा और अधूरा सपना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कश्मीर अब अनिश्चितता और अलगाववाद के दलदल से बाहर निकल चुका है। यह कहानी सिर्फ एक आर्टिकल के हटने की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं की नई उड़ान है। इतिहास गवाह है कि कश्मीर ने कई गहरे जख्म झेले हैं, लेकिन इसकी रूह हमेशा अदम्य रही है। यह था कश्मीर का वो सच जिसे दशकों तक फाइलों और सियासत के पीछे छुपाकर रखा गया। एक ऐसा सच जो आज बदलती हुई वादियों की हवाओं में साफ महसूस किया जा सकता है। अब फैसला इतिहास के हाथों में है और कश्मीर अपनी नई तकदीर खुद लिख रहा है।